जीवन भर पढ़ाई करो, बॉस की गुलामी करो, एक एवरेसी लाइफ जियो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ और फिर बुढ़ापे का इंतजार करो। आज की डेट में क्या कोई ऐसी घिसी पिटी लाइफ जीना चाहता है? आज भी सभी लोगों को जल्दी से जल्द अमीर बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है और फाइनेंशियली फ्री होना है। और इस फ्रीडम के लिए लोग खूब मेहनत तो करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, पर एग्जीक्यूशन में मात खा जाते हैं। आज की डेट में मोर देन 72% पॉपुलेशन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसी चीजों की नॉलेज है, पर आज भी बहुत से लोग इसका सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग आज भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग जैसे टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं और उससे डरते हैं। खर्चा ऐसे करने लगते हैं जैसे पैसों का अंबार लगा हो और लोन्स और ईएमआई के चंगुल में फंसकर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाते हैं। देखो, अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आप कंपाउंडिंग का एक ऐसा रूल सीखोगे जो आपकी बिगड़ी हुई फाइनेंस की गाड़ी को भी ट्रैक पर ले आएगा और मात्र 8 सालों के अंदर अंदर आपको काम से फ्रीडम दे देगा। यानी 8 साल काम और जिंदगी भर आराम। पर असल बात तो ये है कि मोस्टली लोग ये सब जानने के बाद भी इसे इग्नोर करते हैं। और ऐसा ही एक इंसान था, सूरज। दरअसल रमन, अनुभव और सूरज कॉलेज के दिनों से एक साथ थे। तीनों का हॉस्टल भी सेम था, तीनों पढ़ाई में काफी जीनियस भी थे और दोस्ती ऐसी कि पूरा कॉलेज उन्हें 3 इडियट्स वाली जोड़ी कहता था। पर ये 3 इडियट्स कॉलेज खत्म होने के बाद लाइफ की रेस में अलग अलग हो गए। अब हुआ क्या कि सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। स्कॉलरशिप से उसे कॉलेज मिला था और अपने खर्चे भी वो मुश्किल से चला पाता था। पर जब उसकी जॉब लगी तो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लगा और उसे पर मंथ 50,000 रुपए मिलने लगे। पर रमन और अनुभव दोनों को कैंपस से अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, इसलिए रमन ने डिसीजन लिया कि वो अपना काम करेगा और साइड इनकम के लिए स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुभव ने भी अपना फोटोग्राफी का पैशन फॉलो किया। वे स्टार्टिंग के पहले 1 साल में रमन और अनुभव दोनों ही सूरज से कम अर्न कर रहे थे और जितना उन्हें मिल रहा था उनमें से पैसा बचाकर वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते थे ताकि वो मार्केट को समझ पाए और वेल्थ भी बना पाए। कहीं ना कहीं अनुभव और रमन ये जानते थे कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से तो काम नहीं होने वाला है और न ही जिंदगी भर हम नौकरी या कोई काम कर पाएंगे। इसलिए बजट बनाकर चलना और इन्वेस्टमेंट के रूप में एक ऐसा इनकम सोर्स बिल्ड करना होगा जो लाइफ टाइम के लिए हमेशा कैश इनफ्लो देता रहे। पर सूरज का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। 50,000 पर मंथ की इनकम जिस इंसान को मिल जाए वो तो चाहेगा ना कि क्यों ना एक बार खुल के जिया जाए, और सूरज ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो सूरज बचपन से ही 5 फैमिली मेंबर्स के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके बाद कॉलेज में भी 3 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करना पड़ता था। पर अब जब उसकी अच्छी नौकरी लग चुकी थी तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना खुद का एक फ्लैट ले लिया जाए। सबसे पहले सूरज ने अपने ऑफिस के पास वाला अपार्टमेंट में 15,000 रुपए पर मंथ पर एक रेंट पर अपार्टमेंट ले लिया। 1 BHK अपार्टमेंट जिसमें सूरज अकेला खुल के रहता था। जहाँ एक तरफ रमन और अनुभव पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट के पक्ष में थे, वहीं सूरज का मानना था कि यार एक ही तो जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो, बात की बात में देखी जाएगी। तो अब खर्चों का सिलसिला शुरू हो ही चुका था। तो सूरज ने डिसाइड किया कि अब 1 साल हो गया है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिला है, तो क्यों ना अपनी गाड़ी ले ली जाए। सूरज ने 10 लाख की एक कॉम्पैक्ट SUV खरीद ली। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 10 लाख की गाड़ी लेने पर मंथ 20,000 तक की EMI देना पड़ेगा। सूरज ने कहा 50,000 की इन हैंड सैलरी है, 20,000 EMI में चली जाएगी तो क्या दिक्कत है। यानी अब उसका 15,000 रेंट पर और 20,000 कार की EMI में मिलाकर 35,000 का मंथली खर्चा फिक्स हो चुका था। पर फिर भी उसके माथे पर एक टेंशन की लकीर तक नहीं थी, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था। पार्टी करना, गैजेट्स खरीदना, अप टू डेट रहना उसकी फितरत बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और 5 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच सूरज की सैलरी 80-90 हजार के आसपास हो चुकी थी और वो उतना ही खर्चीला बन जाता है। इसी बीच में रमन और अनुभव की भी याद आती है, तो दोनों को कॉल करता है और एक फेमस कॉफी शॉप पर बुलाता है। 5 साल बाद फिर से तीनों 3 इडियट्स मिलते हैं। पुरानी कॉलेज की बातें, लाइफ की बातें हुई और इसी बीच सूरज ने पूछ लिया कि भाई तुम दोनों की फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है, सैलरी वगैरह सब सही है ना, घर गाड़ी ली या फिर नहीं। इस पर रमन ने बताया कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, मैं आजकल फ्रीलांसिंग और एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जिससे मुझे महीने का आराम से 70,000 रुपए मिल जाता है। और बात रही घर और गाड़ी की, तो भाई घर तो पहले से ही था और गाड़ी का यार मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। नॉर्मली गाड़ी रखी है जिसमें सबको कंफर्ट मिल जाए। बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचाकर हर महीने इन्वेस्ट भी कर लेता हूँ और साथ साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग भी चल रही है। इन्वेस्ट? सूरज उससे पूछता है भाई तुम इन्वेस्ट भी कर लेते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो और कोई फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट करने से? भाई मैंने तो एक बार क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट किया था, मेरा सारा पैसा डूब गया। तब से ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह पर मेरा विश्वास ही नहीं है, इसलिए अपना सारा पैसा खर्च कर देता हूँ और उससे खुशियां खरीदता हूँ। इसी बीच सूरज अनुभव को टोकते हुए कहता है कि तुम्हारे क्या हाल है भाई, फोटो वगैरह सही चल रहा है? इस पर अनुभव हंसते हुए जवाब देता है, हाँ भाई बढ़िया चल रहा है। स्टार्टिंग का पहला साल काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पर अब एक स्पोर्ट्स कंपनी में स्टेबल जॉब लग गई है, महीने का 80,000 तक आ जाता है। और अब मेरी इंस्टा प्रोफाइल पर भी इतने फॉलोवर हो गए हैं कि कॉर्पोरेट इवेंट्स की गिग भी कर लेता हूँ। 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा तो वहां से आ जाते हैं। इतना सुन के पहले तो सूरज को हजम नहीं हुआ, फिर बाद में उसने अनुभव से भी सेम सवाल पूछा कि भाई पैसा रुपया तो कमा लिया, पर घर गाड़ी अच्छी लाइफ
लाइफस्टाइल है कि नहीं। इस पर अनुभव ने बताया कि भाई धीरे धीरे सब होगा, और तो और अगले 8-10 सालों में मैं रिटायरमेंट भी लेने वाला हूँ। इस पर सूरज ने पूछा भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, मजाक कर रहा है क्या। सूरज की इस बात पर अनुभव उसे बताता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल सीखा है जो मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेने में मदद करेगा। अभी सुनकर सूरज को थोड़ा शौक लगा। वो कहता है भाई तुम लोग कमाल हो यार, तुम्हारी जब इनकम 25-30 हजार थी ना, तुम तब भी पैसा बचा लेते थे और अब भी बचा लेते हो। मेरी तो 50,000 रुपए की जब जॉब थी तब भी कुछ नहीं बचता था, और आज 90,000 हो गई है तब भी कुछ नहीं बचता। मेरे ख्याल से तो ये सेविंग वगैरह तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपना सारे जरूरी खर्चे पर ब्रेक लगा दो और सिर्फ खाना खाओ और सेव करो। इस पर रमन ने उसे समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपनी सेविंग के लिए शुरू से एक रूल फॉलो करता हूँ जो है द 80-20 रूल। रमन ने बताया कि वो 80-20 बजटिंग रूल की मदद से अपनी सैलरी का 80% जरूरी खर्चों के लिए रखता है और 20% सेव करके महीने का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है। रमन ने बताया कि जब मुझे स्टार्टिंग में 25,000 का काम मिला था तब भी उसका 80% यानी कि 20,000 में मैंने खर्चा चलाया था, और बचे 20% यानी 5,000 रुपए मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे। और आज 25 की एज में मेरी सैलरी 70,000 है, तो मैं आराम से हर महीने 14,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। रमन की बात को कंटिन्यू करते हुए अनुभव कहता है कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। स्टार्टिंग में मुझे भी काम सीखना था, इसलिए छोटी शुरुआत करी और बचत की आदत लग गई। मैंने कभी भी फ्लैट रेंट पर नहीं लिया, डेली ट्रेवल करके अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहता था। किराया बच सके इसलिए मेट्रो में ट्रेवल करना पसंद करता था, तो खर्चे कम थे और बचत हो जाती थी। वहीं से आदत लगी और आज देख मैं महीने का 30,000 तक सेव करके इन्वेस्ट कर देता हूँ। और कंपाउंडिंग का ये 8-4-3 रूल मुझे अगले 8-10 सालों में एक अच्छी खासी वेल्थ बना कर देगा। सूरज ये सब सुनकर बोर हो गया। उसने बोला क्या यार तुम अभी से दोनों बुड्ढों वाली बातें कर रहे हो, 25 साल में रिटायरमेंट की कौन सोचता है। और भाई ये मार्केट बहुत रिस्की काम है, कोई पैसा नहीं बनेगा, उल्टा गवा दोगे। आराम से नौकरी चाकरी करो और मेरी तरफ लाइफ एंजॉय करो यार। इस पर अनुभव को बहुत बुरा लगा और उसने बोला कि यार जो तू अभी इतना बोल रहा है ना, एक काम करते हैं कुछ सालों बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सूरज बिल पे करता है और तीनों दोस्त बाहर निकल जाते हैं और फिर सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। और देखते देखते 8 साल निकल जाते हैं, सबकी शादी हो जाती है और सूरज अब ले लेता है एक नया घर, 60 लाख का एक 2 BHK अपार्टमेंट। और ये अपार्टमेंट वो और उसकी वाइफ मिलकर EMI पर लेते हैं। और अब आप देख ही सकते हो कि 50 लाख के लोन पर लगभग 45,000 पर मंथ की EMI पे करनी पड़ेगी। अब सूरज और उसकी वाइफ दोनों पैसा कमाते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये घर ले लिया जाए। पर जिस हिसाब से सूरज के खर्चे थे, उसके और उसकी वाइफ का 1.5 लाख की इनकम होने के बावजूद उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब सूरज की हाउस वार्मिंग पार्टी पर रमन और अनुभव दोनों आते हैं। फिर से एक बार इनकम डिस्कस होती है, तो इस बार रमन बताता है कि भाई इन 8 सालों में मैंने 14,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट किया है और आज मेरे पास 12% रिटर्न के हिसाब से 22 लाख की वेल्थ बन चुकी है। वहीं अनुभव ने बताया कि भाई इन 8 सालों में मैंने 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया और हर साल 10% का स्टेप अप भी किया, और आज 8 साल बाद मेरे पास 12% के हिसाब से लगभग 63 लाख रुपए की वेल्थ बन चुकी है। ये सब सुनकर सूरज हैरान रह गया। उसने सोचा कि यार हर महीने मैं 45,000 रुपए फिक्स्ड खर्चा करता हूँ और मेरे पास फिर भी रिटायरमेंट के नाम पर एक फूटी कोड़ी नहीं है। वहीं ये दोनों 14 और 30,000 का इन्वेस्टमेंट में 23 और 60 लाख के मालिक हैं। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और इसलिए वो अनुभव से पूछता है कि भाई जरा वो बताइए वो 8-4-3 रूल के बारे में क्या था। इस पर अनुभव बोलता है कि भाई 4 साल और रुक जा, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। सूरज ने कहा भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लाइफ को कभी सीरियसली नहीं लिया। अब अगले 20 साल तक मेरे सर पर ये कर्जा तांडव करेगा और मुझे 60 की उम्र तक काम नहीं करना। उल्टा आजकल जॉब सिक्योरिटी का भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे ऑफिस में 23 साल से काम कर रहे वर्मा जी को अप्रेजल के टाइम वी नो लॉन्गर नीड योर सर्विसेज बोलकर निकाल दिया। बता यार ये तो हाल है हमारे नौकरी की दुनिया का। इसलिए मुझे अब लग रहा है कि मुझे भी तुम दोनों की तरह इन्वेस्टिंग करनी चाहिए थी और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ फंड्स बनाकर रखने चाहिए थे। ये सब सुनकर अनुभव सूरज को अपना पोर्टफोलियो दिखाता है और उसे एक कैलकुलेशन की मदद से समझाता है। तो ये 8-4-3 रूल कहता है अगर तुम्हें जल्दी रिटायर होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक ड्रीम अमाउंट डिसाइड करना होगा और हर महीने एक ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिस पर हर साल 10% का स्टेप अप और 12% एनुअल रिटर्न की मदद से तुम्हें अपना पहला 50 से 60 लाख बनाने में 8 साल लगेंगे। जैसा तुम यहाँ चार्ट में देख सकते हो कि अगर तुम 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो जहाँ तुम्हें 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो केवल 8 साल में तुम्हारे पास 0.05 करोड़ यानी 50 लाख रुपए होंगे और अगले 4 सालों में तुम्हारी वेल्थ 1 करोड़ हो जाएगी और अगले 3 सालों में अब तुम्हारे पास 50 लाख और यानी टोटल 1.5 करोड़ हो जाएंगे और बाकी के 50-50 लाख तो अब 1-2 साल में तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होते चले जाएंगे और अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी टोटल वेल्थ 3 करोड़ की होगी। अब इस पर सूरज ने सवाल किया कि भाई तेरा रिटायरमेंट अमाउंट कितना है। इस पर अनुभव ने कहा भाई 1 करोड़ है। तो सूरज ने पूछा कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से
से देखें तो तू मात्र 10 सालों में 1 करोड़ कमा लेगा, फिर ये 15 साल और 30,000 ही क्यों, थोड़ा कम इन्वेस्ट कर लेता। इस पर अनुभव ने समझाया कि भाई अगले 10 सालों बाद मेरे 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी, क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन भी लगेगी जो मेरे पैसों की वैल्यू को कम कर देगी। इसलिए अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलना चाहिए, ताकि हम राइट टाइम पर राइट अमाउंट अचीव कर पाए। इसलिए अनुभव ने अपनी कैलकुलेशन में 6% इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया और सूरज को दिखाया कि भाई देख, इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे पहला 50 लाख बनाने में 10 साल लगेंगे और 15 साल बाद जिस अमाउंट की वैल्यू 2.6 करोड़ तू देख रहा है वो इन्फ्लेशन के बाद होगी 1 करोड़ रुपए। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इन्फ्लेशन का भी ध्यान रख के रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है, जिसके लिए 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग बेस्ट रूल है। तो आपने देख ही लिया कि 40 की उम्र में सही प्लानिंग और 843 कंपाउंडिंग के रूल से आप आराम से एक ऐसा अमाउंट अचीव कर सकते हो जिससे आपको सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगी। फिर चाहे तो आप छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेसेस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद कर मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हो। दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद बहुत छोटी उम्र से कंपाउंडिंग का रूल फॉलो करते थे, जिससे वो आज तक इतने अमीर बन पाए हैं। इसलिए वो हमेशा कहते हैं ट्रेडिंग और गेट रिच क्विक जैसी स्कीम्स में ना फंसे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट ग्रोथ पर भरोसा रखें। अपना पैसा हो सके तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लाइफ में कभी भी अपनी अगली पीढ़ी से उम्मीदें लगाने की नौबत ना पड़े और आप खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सफिशिएंट वेल्थ बना पाओ। जय हिंद।